Bismillahirrahmanirrahim. 2026 February March variant 12. Beta question number 1. Which statement about p orbital is correct? All p orbitals are this shape. All p orbitals are यानी डम्बेल, इसका मतलब है डम्बेल. ठीक है जी. अगला कहता है all p orbitals have a lower energy than an s orbital of the same principal quantum number. बेटा हमें मालूम है पहले एस आता है, पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है. एफ की एनर्जी ज्यादा होती है, डी की उससे ज्यादा होती है, पी की उससे ज्यादा होती है. तो ऑल पी ऑर्बिटल्स हैव अ लोअर एनर्जी देन एस. नहीं, ज्यादा होती है, ये गलत है बेटा. लोअर एनर्जी गलत है, हायर एनर्जी होना चाहिए. नेक्स्ट है बेटा सी. ईच ऑफ द फर्स्ट फोर क्वांटम शेल कंटेन पी ऑर्बिटल. नहीं बेटा, फर्स्ट फोर में तो नहीं होता ना एस. फर्स्ट में तो एस होता है ओनली एस. तो ये भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया. सर इसका आंसर डी है. अभी हम चेक करते हैं. ईच पी ऑर्बिटल कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन. ईच पी ऑर्बिटल ठीक है बेटा, ऑर्बिटल कह रहा है ईच पी ऑर्बिटल. बेटा ये पहला ऑर्बिटल है पी एक्स, फिर ये पी वाई है, फिर ये पी जेड है. बेटा एक पी ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 तो नहीं आ सकते. तो ये 6 नहीं 2 होना चाहिए. तो भाई इस हिसाब से ए बिल्कुल सही नजर आ रहा है. ए बिल्कुल सही नजर आ रहा है बेटा, ए करेक्ट आ जाएगा. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट फोर आयनेशन एनर्जीज. ईच पी ऑर्बिटल वाली बात नहीं समझ आई मुझे. क्या दोबारा बोलिएगा, क्या पूछे थे? ये ईच पी ऑर्बिटल वाली जो स्टेटमेंट आपने समझाई. बेटा पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये ऑर्बिटल है ना बेटा. जी. तो जो ऑर्बिटल होता है उसमें तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, और सब शेल के अंदर 6 आ सकते हैं. बेटा ये पी एक्स ऑर्बिटल होता है, पी वाई ऑर्बिटल होता है, पी जेड ऑर्बिटल होता है, और पी सबशेल होता है. पी सबशेल के अंदर देखिए पी, अगर मैं आपसे कहूं पी सबशेल है, अगर पी सबशेल है तो उसमें 6 आएंगे मैक्सिमम, और पी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन. ठीक है सर. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट फोर आयनेशन एनर्जीज फॉर फास्फोरस इन किलोजूल पर मोल आर गिवन. बेटे आपके पास जो है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी दी हुई है, सेकंड आयनेशन एनर्जी दी हुई है, थर्ड आयनेशन दी हुई है, फोर्थ दी हुई है. इसके बाद कह रहे हैं विच रो गिव द फिफ्थ एंड 14th आयनेशन एनर्जी फॉर द फास्फोरस. आपको याद होना चाहिए फास्फोरस क्या है, 15 है. 2, 8, 5. बताइए पहली बिग जंप किसके बाद आनी चाहिए? फिफ्थ के बाद आनी चाहिए. तो बेटा ये 2 आंसर तो गलत हो गए. बताइए उसके बाद बिग जंप कहाँ आनी चाहिए? सर 13 और 14 के बीच में. अच्छा, यानी देखिए 5 हटा दिया आपने, 5 के बाद 5 + 8 करें, 5 हट गए, बिग जंप आ गई. 5 + 8 क्या, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो बेटा 13 के बाद बिग जंप आनी चाहिए. तो आप इन दोनों में 13 के बाद बिग जंप बी में आ रही है, तो बी आंसर करेक्ट हो गया. बेटा ये देख लीजिए, ये बिग जंप है और दूसरी बिग जंप ये. तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो आपने देखा यहाँ 5 है,
तो फर्स्ट बिग जंप आफ्टर फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद अगली कब जंप आएगी बेटा? सेकंड बिग जंप आफ्टर 13, आफ्टर 13 आएगी बिग जंप। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, सोडियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज फॉस्फोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। यानी ये कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट ले, उसमें फॉस्फोरिक एसिड डाल दे H3PO4, इससे क्या बन रहा है? सोडियम फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बेटा, इधर सोडियम 3 है, इधर सोडियम 2 है, इधर 3 कर दें, इधर 2 कर दें, ये सोडियम बैलेंस हो गया। अब आप देखें हाइड्रोजन, कार्बन देखें, इधर कार्बन 3 है तो इधर 3 लगा के कार्बन को बैलेंस कर दिया। अब आप हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 लगा दें, इधर 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो गई होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस है बेटा। अब विच वॉल्यूम of 0.5 mole per dm cube sodium carbonate is needed to exactly neutralize 40 cm cube। देखें, आपको सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड का मोल निकालने पड़ेंगे। मोल इज इक्वल टू CV over 1000, कॉन्सेंट्रेशन है 0.25, वॉल्यूम है 40 डिवाइडेड बाय 1000। एमन बताइएगा बेटा क्या आंसर आ रहा है? 0.01। 0.01 मोल आ गया बेटा, यह आ गया फॉस्फोरिक एसिड। आपने सोडियम कार्बोनेट निकालना है बेटा। अब आप निकालें सोडियम कार्बोनेट और फॉस्फोरिक एसिड का मोल रेशो। इधर आ रहा है 3:2, तो इसका आया 0.01, इसका x क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताएं बेटा क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें। जीरो पॉइंट 0.015। 0.015 मोल, 0.015 मोल। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम है आपको बेटा, कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, मोल मालूम हो गए, वॉल्यूम निकालना आसान है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। बेटा मोल निकाला आपने 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1000 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.5। ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका। देखें क्या आ रहा है? 30 आ रहा है बेटा, 30 cm क्यूब। आंसर आ गया आपका बेटा 30 cm क्यूब, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, विच इक्वेशन डिस्क्राइब द कंप्लीट कंबशन ऑफ एन एल्कीन, कंप्लीट कंबशन ऑफ एन एल्कीन। आइए हम डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं और फिर इसको देखते हैं। बेटा अल्कीन होता है CnH2n। कंप्लीट कंबशन करनी है आपने, जितने कार्बन है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन है उसका आधा, तो
एमन 2n का हाफ कितना होगा बेटा? 1n 1n, ये n आ गया। अब आप देखें ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 2n प्लस n डिवाइडेड बाय 2, तो 3n डिवाइडेड बाय 2 यानी 1.5n O2, 1.5n O2। बताओ बेटा कौन सा आंसर सही हो रहा है इससे? डी 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 सही हो रहा है जी, डी सही हो रहा है। इस तरह इसका आंसर हो गया 4 का डी। एमन यहां तक कोई बात पूछनी है बेटा? नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है एंगल का ऑर्डर। देखो बेटा ये एस है, ये एस है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो ये हो गया SP3। SP3 पे एंगल होता है 109.5। चलो बेटा अब 2 पे आ जाओ। ये है एस, ये है P1, ये है P2, ये हो गया SP2। SP2 एंगल होता है बेटा 120 डिग्री। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ बेटा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है SP1। इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं बेटा। ये आ गया 120, ये इसके 2 लोन पेयर आ गए। अब ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया P2, ये हो गया P3, ये आ गया SP3। SP3 में एंगल होना चाहिए 109.5, 2 लोन पेयर इसलिए 5 माइनस किया, आंसर आ रहा है 104.5। तो आपसे ये कह रहा है कि कौन सा आंसर आपका एंगल सही होगा। तो सबसे बड़ा एंगल है, कैसे करना पड़ेगा? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल? असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट फर्स्ट। तो मेरा बेटा 3 फर्स्ट आ जाएगा। 3 1 सर सी आंसर। 2। आप कह रहे सी आंसर है, तो इसको मार्क कर देते हैं सी। बेटा अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया सी बेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है Al2Cl6 की। ए गलत है क्योंकि आयनिक हो ही नहीं सकता। ए गलत है, आयनिक हो ही नहीं सकता। बी को चेक करते हैं बेटा। ये एल्युमिनियम एल्युमिनियम के दरमियान बॉन्ड बना रहा है। बी हो ही नहीं सकता, एल्युमिनियम एल्युमिनियम के दरमियान तो बॉन्ड होता ही नहीं है। सी पे आ जाइए। AlCl3, AlCl3। बेटा ये चारों कोवलेंट बना रहा है, ये गलत हो जाएगा। 4 कोवलेंट नहीं होते, 3 कोवलेंट होते हैं। ये देखिए, ये कोवलेंट, ये कोवलेंट, ये कोवलेंट, ये डेटिव, करेक्ट। ये कोवलेंट, ये कोवलेंट, ये कोवलेंट, ये डेटिव। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये देखें, ये एक डेटिव आया, ये 2 डेटिव आ गए। 2 डेटिव बेटा, 2 डेटिव बॉन्ड है और 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। देखें, 1 कोवेलेंट, 2 कोवेलेंट, 3 कोवेलेंट, 4 कोवेलेंट, 5 कोवेलेंट, 6 कोवेलेंट, 6 कोवेलेंट और 2 डेटिव। डी करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आपने निकालना है मास, तो इसका फॉर्मूला होगा पीवी इज इक्वल टू एम ओवर एम आर आर टी। तो एम इज इक्वल टू पीवी एम आर अपॉन आर टी। तो भाई प्रेशर कितना दिया हुआ है इसने, 103 किलो पास्कल, हमें पास्कल में चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में चाहिए, बिल्कुल सही है, मीटर क्यूब में 5.37 इंटू 10⁻³ मीथेन गैस है, मीथेन गैस का एम आर होगा 16। तो भाई मल्टीप्लाई बाय 16 कर दिया। आर की वैल्यू होती है 8.31 और टेम्परेचर आपको केल्विन में चाहिए, तो 60 प्लस 273 यह आ जाएगा 313,333। बेटा आंसर बोलेंगे कितना आ रहा है डायरेक्ट? सर 3.2। आप क्या करें, 3.2 आ रहा है। तो इसका आंसर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से सी आना चाहिए। मेरा बेटा एमसीक्यू में स्टेमिना बनाना होगा आपने। आप ऑनलाइन क्लास में ही स्टेमिना नहीं बनता, 1 घंटे की क्लास में नहीं बैठ पाते सही से। स्टेमिना बनाना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन पहला किया आपने जिस टेम्पो से, 10वां भी वही होगा, 20th भी वही होगा, 30th भी वही होगा, 40th भी वही होना चाहिए, उसी टेम्पो में। अच्छा जी, अब आप देखिए 8 क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द एन एन बॉन्ड, एन एन ट्रिपल बॉन्ड। सारी बॉन्ड एनर्जी गिवन है, तो पहले निकालेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बेटा 3 एच बॉन्ड तोड़ेंगे, एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेंगे। यह आ गया 3,436 प्लस एक्स। अब हम निकालेंगे बेटा बॉन्ड फॉर्मिंग। बॉन्ड फॉर्मिंग में 6 NH बॉन्ड आएंगे, तो NH बॉन्ड की एनर्जी है 388। डेल्टा H बराबर होगा बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड फॉर्मिंग। बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग है 3,436 प्लस एक्स, बॉन्ड फॉर्मिंग है 6 टाइम 388 और डेल्टा एच की वैल्यू है -92.2। तो बेटा एक्स हमारे पास आएगा -92.2 माइनस 3 टाइम 436 प्लस 6 टाइम 388। बोलो बेटा आंसर। मेरा बेटा मुझे आंसर बताएंगे। सर 9 to 8। 928 किलो जूल पर मोल। 928 बी है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। आपने कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपके पास मेरा मेरा असाइनमेंट पड़ा हुआ है, उसमें पहला क्वेश्चन यही होगा, पहला दूसरा क्वेश्चन 2002 में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, ये कह रहा है which reactions have an enthalpy change
दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। बताइए फॉर्मेशन कहते हैं एलिमेंट से बनने को, बताइए एलिमेंट से बनने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। बताइए क्या ये एटम है, सारे के सारे एलिमेंट है? जी। तो जी इसका सर। मतलब ये हुआ 1 करेक्ट हो गया। बताइए क्या ये एलिमेंट है? नहीं सर। नहीं है, इसका मतलब है ये 3 रॉन्ग हो गया। बताइए क्या ये जो 2 है ये एलिमेंट से फॉर्म हुआ है? जी सर। तो ये भी सही हो गया। अब 4 देंगे, 4 के एलिमेंट से बना है? नहीं। नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बताएं 5? नहीं। नहीं क्या सर। ये- तो जी इसका सर, मतलब H2 और O2 एलिमेंट्स है ना? नहीं, CO2 एलिमेंट है। हाँ नहीं। लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये तो एलिमेंट नहीं है, तो इसने ये इसको बनाया भी नहीं है, जी। इससे बनाया भी नहीं है, वाटर को बनाया है एलिमेंट से। तो बाकी सारे एलिमेंट है। इसका मतलब है 5 भी सही है, इसका मतलब है 2 सही है, 5 सही है, 1 सही है। ए आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर ए होना चाहिए। इस तरह से आपने डिसाइड कर और लिया। होता है ना, तो फिर ऊपर तो 0.5 O2 लिखा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, फॉर्मेशन का मतलब ये होता है एक चीज का बनना, 1 मोल का बनना। तो बताइए क्या यहाँ 1 मोल वाटर नहीं बन रहा? फॉर्मेशन का मतलब है 1 मोल का बनना फ्रॉम एलिमेंट, तो ये 1 मोल तो बन रहा है फ्रॉम एलिमेंट। मैं सर 1 में पूछ रही हूँ। अच्छा 1 में क्या है बेटा, क्या यहाँ 0.5 बन रहा है ये कह रही है? जी। क्या ये 1 मोल बन रहा है? जी तो ये इसकी फॉर्मेशन है, ये ठीक है सर। HCOOH की फॉर्मेशन है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, सर तो जो हाँ बेटा। इक्वेशन 4 है उसमें भी तो CO2 का एक ही मोल बन रहा है, लेकिन वो देखिए 4 देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्या ये एलिमेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट है? नहीं। नहीं। नहीं है, तो ये गलत है, 4 गलत है। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 10, विच रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? देखिए यहाँ हाइड्रोजन +1 है, यहाँ हाइड्रोजन +1 है। H2O2 में गौर से देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन -1 है, यहाँ ऑक्सीजन -2 है, यहाँ ऑक्सीजन 0 है। तो बेटा ऑक्सीजन रिड्यूस भी हो रही है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो रही है। जी। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक। इसके अलावा कहीं भी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो। एक जगह शक पड़ रहा है, वो मुझे सी लग रहा है। आइए चेक कर लेते, ये +7 है, ये -8 है, ये +2 है, ये +6 है। तो बेटा ये हो गया रिड्यूस्ड, दूसरा भी रिड्यूस किया। और दूसरा भी रिड्यूस ही हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ए ही करेक्ट है। ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है रिडॉक्स का। कंपाउंड W कंटेन क्लोरीन इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7, विच इज कंपाउंड W? मेरे लिहाज से अभी तक हमारा जो 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन हुए हैं, 10 के 10 आसान है,
2026 फरवरी मार्च का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इजी थे, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगी और मैं आपके लिए भी मुश्किल नहीं समझता कि ये मुश्किल है। अब आपने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 निकालनी है, यहाँ -1 है, ये गलत हो गया बेटा। 3 2 6, ये -6 है। अमोनियम +1, तो बेटा ये +7 हो रहा है, ये +7 हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यही आंसर सही है, लेकिन जरा ठहरिए। ये -8 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये भी +7 हो रहा है। इसका मतलब है ये गलत निकाला है। जी इसको होना चाहिए, कितना होना चाहिए बेटा? +5 +5 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब इस पे आ जाइए, N2H5Cl, तो ये 2 नाइट्रोजन हो गया, 5 हाइड्रोजन हो गए और 1 क्लोरीन = 0। बताइए नाइट्रोजन नॉन मेटल के साथ, बताइए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -3। -3। तो भाई ये हो गया -6, ये हो गया +5, ये हो गया Cl = 0, तो Cl = +1, तो बेटा ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास सही लग रहा है, वो है ये वाला सी। क्वेश्चन नंबर 12। यार यकीन माने, आपको क्वेश्चन देख के अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार ये किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए मैंने अभी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये KCKP का क्वेश्चन है या ये ली चैटलियर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपके पास 2 गैसेस हैं X और Y, इन्होंने रिएक्ट किया, Z बनाया। Y एक्सिस पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर दिया हुआ है Z का, Z यानी प्रोडक्ट। अगर इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा तो Z ज्यादा होगा। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। मैं पहले आपसे Y एक्सिस का पूछूंगा, मैंने देखे, यकीन माने मैंने अभी तक एक ऑप्शन ही पढ़ा है। बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से Z बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से Z कम हो रहा है, तो बताइए ये एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा? व्हेनेवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है। आप कह रही हैं ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है जी, यानी आप कह रहे हैं ये माइनस है, ये एक्सो है। इसका मतलब है ऊपर वाला एक्सो, नीचे वाला एंडो। व्हेनेवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट फेवर्स एंडोथर्मिक, यानी बैकवर्ड। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, ये रिएक्शन एंडो नहीं है, एक्सो है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम Z बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ था प्रेशर 100, फिर आपने कर दिया 400। बताइए प्रेशर बढ़ाने से Z की वैल्यू पहले यहाँ थी, ये देखें, अब यहाँ हो गई, बढ़ गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, बढ़ गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, बढ़ गया। तो Z की वैल्यू बढ़ ही रही है तकरीबन, फिर कांस्टेंट भी हो रही है। वो हो सकता है टेम्परेचर का फैक्टर आ रहा हूँ। तो बताइए प्रेशर बढ़ाने से Z की वैल्यू बढ़ रही है, तो जी बताइए व्हेनेवर यू इंक्रीज द प्रेशर इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेसर मोल, ऐसा ही है? जी तो बताइए Z में मोर मोल्स होंगे या लेस मोल होंगे? लेस मोल। लेस मोल, और यहाँ इनका मोर मोल्स। बोलो बेटा, आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी चलिए आइए इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इसके ऑप्शन क्या है।
ठीक है जी, इसके ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है ये। ए पार्ट देखें। अब आप मुझे बताइए, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक और चीज बता दें, मैं नीचे ऑप्शन बताइए, केसी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है, एक्सो में क्या होगा? डिक्रीज होगा ना? कम हो रही है। तो इसका मतलब है केसी की वैल्यू टेम्परेचर के इन्वर्सली होगी। जी जब भी एक्सो होगा आप याद कर लें कि केसी की वैल्यू टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो बताएं, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ केसी, क्या ये जुमला सही है? नहीं। नहीं सर। नहीं, ये इंक्रीज होना चाहिए। नंबर 2, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ द नहीं। रिएक्शन। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेट बढ़ता है, जी तो ये तो डिक्रीज होना चाहिए। चलिए, सी, इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द हाँ इक्विलिब्रियम ये सही कांस्टेंट। है। अच्छा, बताइए ये कैसे सही हो सकता है? केसी की सर। वैल्यू केसी की गलत है। वैल्यू केसी की वैल्यू तो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है, जी सर। जी जी ओनली टेम्परेचर। बताइए, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जी जी बिल्कुल सही है, डी इज ऑप्शन इज करेक्ट। ये मैंने इतनी लंबी कर दी, वरना ये क्वेश्चन शुरू में ही खत्म हो गया था, लेकिन इसका पूरा पोस्टमार्टम किया है, पूरा आपको समझ आया होगा बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी केपी का है। तो केपी का फॉर्मूला होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो बताइए ये कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बी या सी में से? अच्छा, यहाँ देखिए, मैंने तो होल स्क्वायर डाला है, इसने यहाँ स्क्वायर डाला है, ये भी बात सही है। तो ये ए या सी? मुझको ए भी सही लग रहा है। सर ए होगा क्योंकि प्रेशर 2 ATM यूज होते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है, ये गलत है। तो ए और सी सही हो सकता है। अब ये कह रहा है द प्रेशर नहीं कंडीशन। बल्कि सी होगा। अच्छा, अभी देख लेते हैं बेटा। ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। आपको याद होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले पेपर 2 करा रहा था, आपने पूछा था सर ये तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस सिलेबस में है कि नहीं है। तो आप देख लीजिए, सिलेबस में था, अगर आपको याद होगा तो आप करेंगे ना। तो बेटा 2 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, 200 उसमें होना चाहिए, क्या नाम है, हेबर प्रोसेस में। बताइए क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा? हेबर प्रोसेस में जी 200। सही कह रहे हैं। मैं मोल्स देख के कह रही थी ठीक हो गया, 200। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब ये कह रहा है व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस is mixed with oxygen gas, the molecule collide with each other. Some of these collision are effective and lead to the reaction. The pressure of the mixture was increased at constant temperature. याद रखिएगा, दोनों गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए। Which rock correctly describe how the frequency of effective and non-effective collision change? बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन, इसने प्रेशर इंक्रीज किया है, तो बताइए इफेक्टिव कोलिजन बढ़ना चाहिए। जी सर। भी गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉन इफेक्टिव कोलिजन, बताइए प्रेशर बढ़ाने से कि नॉन इफेक्टिव यानी मॉलिक्यूल टकराएंगे लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बताइए क्या सही होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। हर सूरत में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हर सूरत में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी भाई। तो बी आंसर सही हुआ भाई। फ्रीक्वेंसी तो चाहे इफेक्टिव हो चाहे नॉन इफेक्टिव हो, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, प्रेशर बढ़ा दिया, पार्टिकल करीब करीब आएंगे, चाहे वो इफेक्टिव हो चाहे नॉन इफेक्टिव हो, नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगा।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। A reversible reaction is studied. The forward reaction has activation energy 50 किलोजूल and delta H की वैल्यू है 20. When a catalyst added, the activation energy of the forward reaction decreased by 50%. अब ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन लग रहा है। What is the activation energy of the backward reaction when the catalyst is present? बताइए एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। इसका मतलब है 45 भी सही है, 25 भी सही है, 15 भी सही है और 5 भी सही है। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब मैं इसको जल्दी करना चाहता हूं, तो जल्दी में कैसे करूंगा, गौर से सुनिएगा। देखिए ये मैंने इसका एक रिएक्शन कर लिया है। ये मेरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये है 50 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एच है मेरे पास। बताइए प्लस में माइनस में? प्लस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ गलत बना है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। अब आपके पास डेल्टा ई आ गया है 50 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एच दिया हुआ है इसने 20 किलो जूल पर मोल। अब कैटलिस्ट डालने से बताइए ये कम होगा। तो अब ये कह रहे हैं फॉरवर्ड की 50% कम हो गई है। तो बताइए 50 का 50% क्या होगा? 25। 25। अब ये फॉरवर्ड की हो गई है डेल्टा ई 25 किलो जूल पर मोल। अब बैकवर्ड की पूछ रहे हैं। बताइए बैकवर्ड की जो एनर्जी होगी वो बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम होगी। यानी ये देखें, मैं दोबारा बना रहा हूं, ये देखें, ये देखें यहां से चली, ये कम हो गई, ये तो यही आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी। अब आप मुझे बताएं बैकवर्ड की कहां से कहां तक होगी? ये होगी बैकवर्ड की। बेटा सवाल को समझना बहुत जरूरी है। बोलिए क्या यही बैकवर्ड की होगी? यहां से यहां तक? बोलो बेटा। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ पहले जो आपके पास था एरो वो यहां से लेके यहां तक था, ये था 50 और यहां से लेके यहां तक आ गया 25। तो इसका मतलब ये अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे आपको बैकवर्ड की एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड सर 5। अच्छा एक 50 माइनस 25। बेटा 25 माइनस किया ना आपने? सर हम 25 माइनस 20 नहीं करेंगे? 25 माइनस 20 करेंगे, सही कह रहे हैं। ये मैंने यहां से, ये देखें, इधर देखें, यहां से यहां तक देखें। देखें ये आपको मैं कलर से दिखाता हूं। ये देखें ये आपके पास है 25, ठीक है। ये आपके पास है 20। आपको ये निकालनी है। तो 25 माइनस 20 करेंगे ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। यानी 50 माइनस, मैं दोबारा कर रहा हूं बेटा। देखो पहले वाली जो तुम्हारी एनर्जी थी वो तो 50 थी, ठीक है। तुम क्या कह रहे हो 50 माइनस 20 कर दें? सर 25 माइनस 20। 25 माइनस, बेटा मैं ये दोबारा कर रहा हूं, दोबारा नए सिरे से कर रहा हूं, आपको समझाता हूं, जबरदस्ती आंसर नहीं लाएंगे। बच्चों को समझ नहीं आता बोलेंगे नहीं वो, ठीक है ना।
ये देखो बेटा, एक ये एनर्जी एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये बैकवर्ड की एनर्जी है। अब डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूं क्योंकि चेंज होना है। ये नॉर्मल आपका रिएक्शन आ गया, ठीक है। ये आपकी एनर्जी आ गई यहां से यहां तक। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 50. 50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आपने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट डालने से इसकी एनर्जी कम हो गई, ठीक है। बताइए जाएगी तो इधर ही ना, या कहीं और जाएगी? जी. जी सर। जाएगी तो इधर ही। ये हो गया। अब ये कह रहा है अब आपकी ये जो है एनर्जी, ये 50% कम हो गई है। तो अब ये कैसे कम होगी 50%? अब मेरी ड्राइंग तो इस तरह की नहीं है कि ये 50% कम दिखा रही हो। अभी कर लेते हैं। ये 50% कम आ गई। देखो बेटा, पहले थी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 50, अब आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गई है इसका 50%, यानी कितनी हो गई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? 25. 25. 25 हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसकी जो डेल्टा एच है यहां से यहां तक, 20. वो 20 है डेल्टा एच। अब आपसे कह रहे हैं बेटा ये निकालो, ये वाला यहां से यहां तक। बेटा बताइए कैसे करेंगे यहां से यहां तक? 25 minus 20. 25 माइनस, क्या कह रहे बेटा? 25 माइनस 20। जी. ठीक है जी। अब 25 माइनस 20 यानी 5 किलो जूल पर मोल। उसी वक्त सॉल्व हो गया था, लेकिन उस वक्त इतना क्लियर मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने आपको दोबारा समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच सब्सटेंस डज नॉट गिव HCl व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। चलिए जी 16 में डालेंगे MgCl2। बताइए वाटर डालेंगे क्या बनेगा? सर MgOH plus HCl। अच्छा जी, मैग्नीशियम क्लोराइड डाला है, विच सब्सटेंस डज नॉट गिव HCl। अच्छा जी, आप तो क्या सर कह ये रहे तो हैं आप? डिसॉल्व ही नहीं होगा ना, ये तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होगा, मतलब कोई कुछ बना। जी बेटा, ये मैग्नीशियम मैग्नीज प्लस 2 एक्वियस और 2Cl माइनस एक्वियस बनाएगा। तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होंगे, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ए ही आंसर सही होना चाहिए। बेटा आयनिक कंपाउंड्स आयनिक है, इसलिए आयनिक है, आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व, दे डू नॉट रिएक्ट। ये रिएक्ट ही नहीं होंगे, रिएक्ट ही नहीं करेंगे पानी से, तो भाई बनाएंगे कैसे? ये कोवेलेंट है, ये रिएक्ट करेगा, ये भी कोवेलेंट है, HCl बनाएगा, ये भी कोवेलेंट है, ये भी HCl बनाएगा। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। For group 1 and group 2, metallic bonding is stronger in metals that have a smaller atomic radius. ठीक है जी, X and Y are both metals। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है 17 की कि ये दोनों मेटल्स हैं, ये दोनों मेटल्स हैं बेटा। अब ये कह रहा है डेल्टा H एटोमाइजेशन इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस। इसकी एटोमाइजेशन X की है 107 और Y की है 148।
148, दोनों ही मेटल हैं। चलिए अब जल्दी से मुझे देख के बताइए, मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा बेटा। बेटा चेक करिए, क्या ये तमाम के तमाम जो गिवन है आपके पास, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स हैं? जी। अच्छा, अब ए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन को देखते हैं बेटा। बताइए, सोडियम को एटोमाइज करना है। यहाँ साफ लिखा है मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन मेटल दैट हैव अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। जिसका रेडियस छोटा है उसकी एटोमाइजेशन ज्यादा होगी। जी। ठीक है, तो अब आप मुझे एटॉमिक रेडियस बताएंगे। इससे क्या पता चला है, इससे क्या पता चला आपको? स्मॉल रेडियस मोर एटोमाइजेशन। अब मैं आपसे सवाल करता हूं बेटा, ये दोनों ग्रुप 1 के हैं, तो बताइए किसका रेडियस ज्यादा बड़ा होगा? पोटेशियम का। सर पोटाशियम का। पोटेशियम के होगा। पोटाशियम का रेडियस बड़ा है, ये गलत है। तो ये तो गलत हो गया। अब आ जाइए बी पे। अब अच्छा, सोडियम का बड़ा। देखिए मेरी बात सुनिएगा। इस शेल से क्या ताल्लुक? देखें, अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, रेडियस डिक्रीजेस। तो सोडियम का बड़ा होगा ना? बताइए किसका बड़ा होगा? सोडियम का। तो सोडियम का रेडियस बड़ा होगा मैग्नीशियम से। बेटा पोटाशियम, मैग्नीशियम में ज्यादा प्रोटॉन है, स्मॉल रेडियस होगा। अच्छा जी, अब आ जाइए मैग्नीशियम सोडियम। अब ये वही बात हो गई है, ये यूं हो जाएगा। अब सी पे आ जाइए। सी में किसका रेडियस? शायद पोटेशियम का बड़ा है। पोटाशियम, क्योंकि देखें उसके सोडियम, अंदर 3 शेल है। हाँ, तो सोडियम के अंदर, जो पोटाशियम के अंदर 3 शेल हैं और मैग्नीशियम के अंदर भी 3 ही शेल है मेरे ख्याल में। देखें बेटा, पोटाशियम का नंबर बताइएगा क्या होता है? एटॉमिक नंबर बताइएगा इसका क्या होता है? पोटेशियम का 19 है, उसमें 4 शेल होंगे शायद। जी बेटा बिल्कुल सही कहा, 2881। और मैग्नीशियम में 3 है। इसमें 3 है, तो इसका मतलब है इसका रेडियस बड़ा हुआ। जी। तो अगर इसका रेडियस, ये तो मैंने सब रेडियस लिखे हैं, तो अब बताइए, मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा। मैं ए को चेक करता हूं। ए में हमने कहा था कि के का ज्यादा है, तो अब मुझे बताइए एक्स की एटोमाइजेशन कम है, जी। तो तो इसका उसका मतलब, बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की एटोमाइजेशन कम है तो उसका रेडियस बड़ा होगा। तो खाली जी, तो बी है ऑप्शन। एक ही ऑप्शन सही है, जो बी है। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 17 पे हूं, तो जैसा सर, मेरा दिमाग, जी बेटा बोले। स्मॉलर रेडियस से एटमाइजेशन कम क्यों है? देखिए, हो सकता है ये जुमला गलत हो सकता है जुमला सही हो, लेकिन मैं ये बहस नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं इसने दिया हुआ है ये स्टेटमेंट यहाँ पे, मेटालिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन मेटल्स दैट हैव अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। जितना एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ेगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। जब मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। सभी रा बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, आ रही है। अपना स्टेमिना बनाए, एक एक सिटिंग में 2-2 ईयर करने की। जब आप एक ही सिटिंग में 2 ईयर करेंगे ना, यानी 80 क्वेश्चन, तब आपका स्टेमिना बनेगा। एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन के बाद आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे अगर आपने स्टेमिना नहीं बनाया।
The element in period 3 and their compound show trend across the period from sodium to sulfur. Which row is correct? चलिए बेटा, ये across the period की बात कर रहा है, across the period की बात कर रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. Across the period प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए. तो बेटा इंक्रीज ये दो गलत हो गए. और बेसिक से एसिटिक जाते हैं. अच्छा, अभी अभी बेटा शाबाश, बोला करो, बिल्कुल सही कह रही हो. गलत होगा सही होगा, बोलोगे तो सीखोगे. पीरियड सोडियम पोटाशियम ऐसी बात करते हैं तो आपको मालूम है पहले मेटल ऑक्साइड है. मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं. बेसिक से ये बेसिक आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा एम्फोटेरिक, और फिर एसिडिक आएगा. तो बेसिक एम्फोटेरिक एसिडिक, बेसिक एम्फोटेरिक एसिडिक. सर मुझे बेटा- ऊपर वाला नहीं समझ आया 17. 17 समझ नहीं आया. मैं एक मिनट ये 18 खत्म कर लूं फिर मैं आपकी से बात करता हूँ. बेटा बोलिए, सी समझ आ गया इसका? सी आंसर. जी. ये तो सिंपल था. सबीरा 18 17 आप मेरी बात सुने गौर से. बताइए एक्स की एटोमाइजेशन कम है कि वाई की? एक्स की कम है. एक्स की कम है तो इसका मतलब है उसका रेडियस बड़ा होगा. तो उसका रेडियस छोटा नहीं होगा क्योंकि आपने कहा है जिसकी एटमाइजेशन ज्यादा है उसका रेडियस छोटा है. बेटा अगर जिसका रेडियस छोटा होगा उसको एटम बनाने के लिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा. एटोमाइजेशन की डेफिनेशन बताएं क्या होती है? एटोमाइजेशन की डेफिनेशन नहीं बताएं बेटा पता क्या होती है? सर. सर ये तो सिलेबस में ही नहीं था. आप अरे एटोमाइजेशन मैंने खुद कराया है आपको. आप लोग उस वक्त भी गए थे सिलेबस में नहीं है, मैंने कहा था भाई मैं करा रहा हूँ आप करें, सिलेबस में है. मैंने तो आपको एटोमाइजेशन कराई है. एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट बताया था. 1 मोल एटम का बनाना फ्रॉम गैस, आपको बताया था. ये देखिए मैं लिखी एटोमाइजेशन में भी है. लिखी हुई मैंने खुद दिखाई. ये देखिए ये सोडियम सॉलिड है, ये सोडियम गैस बन गया, इसे कहते हैं एटोमाइजेशन. बेटा एटोमाइजेशन सब्लिमेशन, मेटल के लिए सब्लिमेशन एटोमाइजेशन है. ये देखें क्लोरीन गैस है, ये देखिए बेटा क्लोरीन गैस एटोमाइजेशन. तो बेटा इसने जो सवाल पूछा है वो तो मेटल का पूछा है. इसका मतलब ये सॉलिड मेटल को आपने गैस बनाना है. सर तो ये क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है एटमाइजेशन? एटोमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है. ऑलवेज एंडोथर्मिक. एनर्जी रिक्वायर्ड. सबीरा मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, आपकी वजह से मैं पीछे आया हूँ. जी आपको सर. बोलना चाहिए. क्या आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई है? जी सर डेफिनेशन समझ आ गई. अगर आप एग्जामिनर को चैलेंज करेंगे ना, यार ये तो कोर्स में नहीं था, सिलेबस में नहीं था, वो कहेगा मैंने डेफिनेशन लिखी तो है. भाई मैंने आपको जो कराया है सोच समझ के कराया है बेटा. बताइए यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? अब भी आंसर समझ आया कि नहीं आया? जी सर आ गया. अब जितना छोटा रेडियस होगा आपने उसको अट्रैक्शन ज्यादा होगी. ठीक है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एटोमाइजेशन करने के लिए, एटोमाइज करने के लिए. बोलो बेटा. सबीरा आगे बढ़े, 19 पे पहुंचे. जी सर. चलिए 19 क्वेश्चन है. 19 कह रहा है ये हाइड्रोक्साइड और सर 18 कार्बोनेट. दिखा दें एक बार. ठीक है बेटा, ये रहा 18. अच्छा जी, अब ये ठीक है सर. 19 है. दिस क्वेश्चन इज अबाउट द हाइड्रोक्साइड ऑफ एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम की बात हो रही है. ठीक है, देखिए ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम. ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है और बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है. बताइए विच इज मोर सोल्यूबल? बेरियम हाइड्रोक्साइड. बेरियम बिल्कुल सही हाइड्रोक्साइड. बात है. बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोल्यूबल. बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोल्यूबल.
अच्छा, अब आपको तो ये बात मालूम है। अब हम कार्बोनेट की बात करेंगे। ये आ गया बेरिलियम कार्बोनेट, ये आ गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये आ गया बेरियम कार्बोनेट। बताइए, जितना छोटा साइज होता है पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ होगी? नीचे वाला ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा, ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे तो वाला। मोर स्टेबल। पर सर ये थर्मल स्टेबिलिटी का समझा दें कैसे? देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है कि आप कभी भी कार्बोनेट के बॉन्ड को तोड़ेंगे, गौर से सुनिएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड में टूट जाएगा। गौर से सुनिएगा बेटा। जी। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप देखें कि तमाम में से सबसे छोटा कौन है? स्मॉल रेडियस। नंबर 2, मोर पोलराइजिंग पावर। नंबर 3, मोर डिस्टॉर्शन। मोर डिस्टॉर्शन। नंबर 4, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो बताइए, मोर एनर्जी नीचे वाले में होगी ना, तो मोर स्टेबल हुआ। जी। तो द कार्बोनेट विद द ग्रेटर थर्मल स्टेबिलिटी। इस लिहाज से ए आंसर सही हो रहा है। बेटे, बात समझ आई कि नहीं आई है? जी आ गई। ठीक है जी, अब हम 20 करने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि आपके पास एनहाइड्रस मैग्नीशियम कौन सा नाइट्रेट है? ग्रुप 2 नाइट्रेट है। बेटा ग्रुप 2 नाइट्रेट है, ठीक है। ये रहा मेटल नाइट्रेट। गौर से सुनिएगा, इसको डिकम्पोज किया, हमें मालूम है मेटल ऑक्साइड बनेगा। 2 NO NO2। 2 NO2 और आधा ऑक्सीजन। याद है आपको? यही क्वेश्चन कराई थी। जी। बेटा मेरी बात गौर से सुनना, कितना ग्राम लिया हुआ है इसने? 3 ग्राम लिया हुआ है। तो तुम्हें तो MR पता ही नहीं है, अभी उसको छोड़ दो। तुम्हें ये पता है, तुमको ये पता है, मैंने तुम लोगों को कहा था कि इसका MR याद रखो कितना है। बताओ बेटा, इसका MR कितना है? बेटे मैंने आपको कहा था ना, इसका MR याद रखिएगा। एक का 98 होता है, एक का 16 होता है। ये 16 हो गया। ये आई थिंक 98 होता है, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है। बताइए टोटल कितना हो गया? सर NO2 का सर 92 46 होता है। है। 92 होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 92। क्या कह रहे हो जहांगीर बेटा? कुछ भी नहीं सर। टोटल 108 अच्छा लिखा हुआ है। 108 हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि नाइट्रेट का फॉर्मूला निकालना है। नाइट्रेट का फॉर्मूला निकालना है बेटा। अच्छा बताइए, आपको एनहाइड्रस का मास दिया हुआ है, तो आपको मेटल +2 नाइट्रेट दिया हुआ है। अब आप नाइट्रेट का निकालें बेटा, क्या होता है नाइट्रेट का? NO3 का निकालें, क्या होता है बेटा? सिक्सटी टू। 62। तो ये कितना बन गया? मेटल 124। सर NO2 का MR 46 नहीं है? तो लेकिन 2 है ना। ओह ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो, अब इन दोनों के दरमियान रेशियो लगाते हैं। इधर दिया हुआ है 3 ग्राम और इधर दिया हुआ है 1.53 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे कोई अपने पास बताए M का आंसर क्या आ रहा है, M की वैल्यू क्या आ रही है? यानी 108 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1.53 और फिर -124।
सर 87.76। 87.76। तो देखो ये कहीं स्ट्रोंशियम तो नहीं है, चेक करना। जी सर, स्ट्रोंशियम ही है। स्ट्रोंशियम ये आपने 2 मिनट में कर लिया। अगर आपको ये मास दिया होता मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो हम इनके दरमियान रेशो निकालते हैं, क्योंकि इसने दिया हुआ था नाइट्रेट का, तो मैंने इन दो का रेशो लिया। इजीएस्ट मेथड है, इजीएस्ट मेथड एमसीक्यू का। सर ये इक्वेशन याद रखनी होगी फिर हमें? ये क्वेश्चन मैंने आपको बचपन से याद कराई हुई है। 2NO2 हाफ ऑक्सीजन, 2NO2 हाफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 21 एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक। बेटा हमारे पास टाइम नहीं है, आपका थर्ड को पेपर है ना। बेटा आपका थर्ड नहीं नहीं सर, सेकंड को है। सेकंड को है, ठीक है। अगर आप गाय बकरों में लगे रहेंगे ना, आपका 1 साल जाया हो जाएगा। अम्मा अब्बा जो है ना गाय बकरे के साथ बांध देंगे फिर। आप अब भाई आप भी, मैं आपकी अब डेली क्लास लेना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल की भी ले रहा हूँ। प्रैक्टिकल आपका आई थिंक 28 को है, ईद के फर्स्ट डे को बायोलॉजी का है, और ईद की नहीं, चांद रात को आपका बायोलॉजी का पेपर है, और फिर ईद के सेकंड डे को आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है 3-4। तो भाई अपने आप को इंटीग्रेटेड बनाइए, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना। तो खुदा का वास्ता सीरियस हुई 1 साल जाया हो जाएगा। अगर आप सी ग्रेड लाके पास हुए इससे अच्छा फेल ही हो जाए भाई। अगला सवाल है भाई, व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू क्रिस्टलाइज टू क्रिस्टल्स of sodium bromide, the product include a colorless gas and a brown color substance। क्या कह रहे हैं, आपने ये किया हुआ है, आपको याद है ना H2SO4 act as an oxidizing agent, जी याद है ना आपको NaBr। ठीक है, NaBr डाला आपने, कलरलेस गैस निकली, तो आपको मालूम है ये बनेगा NaHSO4 और HBr। और HBr। ठीक है बेटा, फिर HBr रिएक्ट करेगा H2SO4 से, H2SO4 से ब्रोमीन बनेगा, SO2 बनेगा। शाबाश, SO2 और पानी बनेगा। जी तो बताइए कलरलेस गैस कौन सी हुई, SO2 हुई ना कलरलेस गैस। जी तो ये आ गई कलरलेस गैस, और द कलरलेस गैस गिव अ क्रीम पीपीटी भी दीजिए NO3, तो डेफिनेटली ये देगी। अच्छा सवाल ये नहीं है, ये सवाल ये है, रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस कलरलेस गैस, बताइए ये रिडॉक्स रिएक्शन था कि नहीं था। जी और सही रहेगा। ये एसिड था। मैंने तो याद है 50 दफा इसको भी कराया है, रेडॉक्स में कराया, आपको इनऑर्गेनिक में कराया। तो बेटा बताइए कलरलेस गैस जो प्रोड्यूस हुई है वो रेडॉक्स है एसिड बेस है। डिटॉक्स। अच्छा थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू क्रिस्टल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड द प्रोडक्ट इंक्लूड अ कलरलेस गैस एंड अ ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस। तो ब्राउन कलर सब्सटेंस क्या हुआ, सर ब्रोमीन होगा ना? ब्रोमीन होगा ब्राउन कलर, सर ठीक ये है। सर ये जो कलरलेस गैस है ना, ये क्रीम पीपीटी बना रही है, यानी कि एचबीआर की बात कर रहे हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा? इसीलिए, हाँ मेरा बेटा मैंने इसीलिए दोबारा पढ़ा इसको कि कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, दोबारा सुने मेरी बात। ये कह रहा है कि जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो सोडियम ब्रोमाइड द प्रोडक्ट इंक्लूड अ कलरलेस गैस एंड अ ब्राउन कलर सब्सटेंस। अगर ब्राउन कलर ये है, ठीक है, ब्राउन कलर ये हो गया, तो कलरलेस सब्सटेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा ये कह रहा है कि कलरलेस गैस गिव अ क्रीम पीपीटी विद AgNO3। तो कलरलेस गैस, तो इसका मतलब है ये कलरलेस एच, ये कलरलेस गैस है बेटा, यही क्रीम दे सकती है ना बेटा, जी सर, ब्रोमाइड आयन है ना? ये क्रीम पीपीटी दे सकता है। तो ये तो फिर एसिड बेस कलर, एसिड बेस रिएक्शन हुआ। जी
अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ब्राउन कलर्ड सब्सटेंसेस, तो ब्राउन कलर कहाँ पैदा हुआ है? नीचे हुआ है। वो कौन सा है? सर रेडॉक्स है। जी बेटा। सर जब भी वो सल्फर डाइऑक्साइड या H2S जो गैस होती है उसकी जो स्मेल का बताते हैं अक्सर। बेटा SO2 जो है ना, उसका तो कोई स्मेल नहीं है, वो एसिडिक गैस है, लेकिन H2S पंजेंट स्मेल है, रोटन एक स्मेल है। ठीक है सर, फिर वो उसमें भी हमें क्वेश्चन बताया हुआ होता है ना। उसमें वो आयोडीन में होता है बेटा। जी सर। तो अगर आयोडीन का है तो ऐसा लिखेंगे। पर पेपर में तो ब्रोमीन वाला रिएक्शन आया था, उनने स्मेली गैस का पूछा था। पेपर 2 की बात कर रहे हैं ना? जी, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दें क्या था, तुम्हारा सवाल बोलते मैं आपको अभी बताता हूँ। यही ब्रोमीन वाला ही रिएक्शन था, इसमें पूछा था कि स्मेली गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो कौन सी गैस होती है। SO2 ही हो सकती है। हाँ ठीक है। अच्छा, चलिए 22 की बात करेंगे। हालांकि मेरा अपना ख्याल है SO2 जो है ना, आपने देखे क्वेश्चन अगर वो सामने हो तो हम बता सकते, लेकिन SO2 तो आप उसमें डालते हैं, क्या नाम है, लेस के जो वो आते हैं आपके चिप्स आते हैं उसमें डलता है। ये तो एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर हैलोजन, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन एन एक्वियस सोल्यूशन। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन में मुश्किल होते हैं, मुश्किल नहीं हो रहे हैं, अब दिमाग पक चुका है। अगर आपने ये स्टेमिना बना लिया तो आपको ये क्वेश्चन भी आसान लगेंगे। अब आप देखिए, ये Na है और Y2H दोनों मुझे लग रहा है हेलोजन है, तो ये हैलाइड है, ये हेलोजन है। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बताइए उसको नीचे होना चाहिए ना बेटा, जिसको डिस्प्लेस करना है जी, वो नीचे होगा। उसको नीचे होना चाहिए। तो बताइए ए और बी में से होगा। A और B में से होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ हैलाइड, और रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही है, शुड बी बिलो द हेलोजन। तो हैलाइड जो X है उसको नीचे, बिल्कुल सही है, A और B। अच्छा, अब ये कह रहा है, बताइए ये X है, X -1 से 0 हो रहा है, बताइए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ये बी आंसर सही हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 23, पुराना क्वेश्चन दे दिया, पूरा पुराना क्वेश्चन है। पुराने पासवर्ड देखेंगे 2003, 2004, 5, उसमें मोर सॉल्ट आया हुआ है। मोर सॉल्ट क्या है? पेल ग्रीन क्रिस्टल का सॉल्ट होता है, इसके अंदर कई कैटाइन कई एनाइन होते हैं। ये कह रहा है 2 कैटाइन है और उनमें से एक आयरन 2 है एंड 1 एनाइन विच इज सल्फेट। तो जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि, चले मेरा इसको पढ़ लेते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द सेकंड कैटाइन was by the heating more salt with an aqueous sodium hydroxide. A color like this evolve which readily dissolve in water give alkaline solution. बताइए कौन सी गैस होगी वो? कौन सी अल्कलाइन गैस है? अमोनिया ही होगी ना भाई। जी। बताइए कौन से प्रिसिपिटेट बने ग्रीन? Fe। Fe+2 के बने होंगे डेफिनेटली, इस लिहाज से ए आंसर। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था बेटा, जहां जो सवाल नहीं आए मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 24, द अमाउंट ऑफ ईच गैस इज एग्जॉस्ट gases
from an internal combustion engine is determined. The exhaust gases are then passed through the exhaust catalyst known as catalytic converter. ठीक है जी, ये catalytic converter आ गया. ये exhaust gas है. The amount of nitrogen increases, ठीक है. amount of nitrogen decreases. ठीक है. अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे आपके पास आई होगी NO, यहाँ आई होगी कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बन गए. तो ये बनेगा N2 है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसे ही होगा बेटा. जी. So which statement about the effect of the catalytic converter are correct? The amount of nitrogen increases. क्या बेटा दोबारा बोलना. सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ये तो बहुत ही करेक्ट हो गई, इसमें तो कोई शक नहीं है. The amount of carbon dioxide decreases नहीं, गलत है. The amount of carbon monoxide does not change, गलत है. तो only one. बेटा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ अपना स्टेमिना बनाएंगे. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. आप मुझको देखें, मैंने इतनी दफा कराया, मेरा स्टेमिना बना हुआ है. मेरा जितना लास्ट का क्वेश्चन होगा वो उतना अच्छा होता जाएगा. आप देखें ये 25 है. इन दिस क्वेश्चन अल्कीन एंड साइक्लोअल्कीन शुड बी कंसीडर्ड. हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H8 आर देयर. देखिए इन दिस क्वेश्चन अल्कीन साइक्लोअल्कीन शुड बी कंसीडर्ड. तो गौर से देखिएगा, मैं बनाने जा रहा हूं अल्कीन का. 1 2 3 4 कार्बन का. इसका नाम क्या होगा बताइए. ब्यूटानीन. ब्यूट-1-इन. अब डबल बॉन्ड मैंने यहाँ किसका, इसका नाम क्या होगा बेटा. ब्यूटुइन. ब्यूट-2-इन. 2 आइसोमर बन गए. बताइए इसका नाम क्या होगा. साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन. बेटा ये आ गया आपके पास. ठीक है, 3 कार्बन वाला. ठीक है, तो एक मैंने बाहर निकाला. ये CH2 है. जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे. ये CH2 है, ये CH है, ये CH3 है. बताइए क्या इसके अंदर 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं. जी. इसका मतलब है ये भी सही है. नाम क्या है इसका. मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. बोलो बेटा, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है. जी. अच्छा जी, 1 2 3 4 ये हो गए. अच्छा, एक 3 कार्बन का भी ये बन सकता है. ये इसका नाम बताएं क्या होगा बेटा. 2 मिथाइल. इतनी देर नहीं लगाते बेटा. 2 मिथाइल. प्रोपेन. 2 मिथाइल प्रोप-1-इन. तो बेटा इसके अलावा कुछ बन रहे हैं 5 के अलावा. बोलो बेटा, इन 5 के अलावा कुछ बन रहे हैं. नहीं सर. खुदा का वास्ता देके कह रहा हूँ पार्टिसिपेट कर लो बेटा. बोलो कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे. ये कह रहा है विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पोजिशनल आइसोमर. विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पोजिशनल आइसोमर. तो ये देखें, ये ब्यूटेन है, ये 1 2 3. ये तो चेन हुआ ना. है. ये तो चेन. ये चेन हुआ. क्या प्यारी बात कह दी मेरा बेटा. ये चेन आइसोमर हो गया. ये गलत हो गया. अब 2 पे आ जाइए. 2 पे ये कह रहा है, पोजीशन चेंज हुई है. 2 पे आप कह रहे पोजीशन चेंज हो रही है. अभी देखते हैं. ये देखो 1 2 3 4 4 हो गया. यहाँ लगा है क्लोरीन. इस पे देखो 1 2 3 4, इस पे लगा है क्लोरीन. तो इसका मतलब है ये पोजीशन चेंज हुआ है. इसका बी आंसर है.
अब आ जाओ, द रिएक्शन सीक्वेंस शोन टेक प्लेस इन 2 स्टेजेस। ठीक है जी। अब ये पहला स्टेज है, फिर दूसरा स्टेज है। अच्छा, मैं नहीं देख रहा, मैं देखता हूँ पहले हुआ क्या है। बेटा जरा गौर से देखेंगे तो बताएं ये हुआ क्या है। क्या रिंग रिंग बन गई है? जी सर। रिंग बन गई है। सर OH हट गया है। OH हट गया है। OH किस सूरत में हट सकता है बेटा, बताइए। OH किस सूरत में हट सकता है बगैर नीचे देखे? सर वो अब एल्कीन बनता है ना जब एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, तो वाटर एलिमिनेट हुआ है ना? जी सर। खुद कह रहे H2SO4 डाला है, तो ये हो गई एलिमिनेशन। बिल्कुल सही हो गया। अब बताइए इसने कोल्ड को, डाइल्यूट कोल सर कोल कोल्ड KMnO4 केमिनोफोर। कोल्ड के KMnO4 शाबाश, कोल्ड KMnO4। क्यों आपने फौरन अंदाजा लगाया? क्योंकि डायोल आ गए। इतने सारे डायोल आ गए। बिल्कुल सही है। इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस है या ऑक्सीडेशन है बेटा? ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा? मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए हाइड्रोलिसिस है या ऑक्सीडेशन है? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है। तो ये आ गई ऑक्सीडेशन। तो पहला वाला आ गया। अच्छा, अभी कह रहे हैं बताइए स्टेज में कंडेंसेशन है, रिडक्शन है, क्या कहेंगे आप? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्योंकि वाटर आप कह रहे हैं कंडेंसेशन है। आपने कैसे कहा ये कंडेंसेशन है बेटा? से क्योंकि वाटर रिलीज हो रहा है। बिल्कुल सर सही है। H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिडक्शन भी हो सकता नहीं देखो, रिडक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गौर से देखोगे, मैं तुम्हें यहाँ नंबरिंग लिख के बता रहा हूँ, गौर से देखना। ये देखो बेटा, ये है 1, ये है 2, 2 पे लगा है मिथाइल, ये है 3। बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो, ये आपके पास वही है 3, ठीक है, और ये 2 है, ये 6 है, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6। बोलो, यही समझ आ रहा है? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक का H निकला, एक का OH निकला, रिंग कंडेंस हो गया। तो कंडेंसेशन बिल्कुल सही है। और दूसरा कौन सा है इसके अंदर? ऑक्सीडेशन। इस लिहाज से दोनों बातें सी में सही लग रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28। 28 कह रहा है 3 halogen alkanes are listed, 1 bromo, 2 chloro, 1 bromo. Which of these halogen alkane could be produced when propene is reacted with a mixture of H? चलिए ठीक है, क्या आ गया? प्रोपीन। इसमें आपने डाला HCl और डाला आपने HBr। बेटा मेरी बात गौर से सुनना। तो पहला मैं बनाता हूं, इधर लगा H, इधर लगा Br, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन तो बन रहा है। आइए 2 देखते हैं। इसी तरह से हम करेंगे, क्लोरीन भी लग जाएगा। पर सेकंड कार्बन पे अच्छा, 2 क्लोरो कह रहा है, तो 2 भी सही होगा, 1 भी होगा सही। लेकिन इसने कहा 2 क्लोरो प्रोपेन, तो मैंने 2 क्लोरो प्रोपेन लिख दिया। इसने कहीं ये कुछ नहीं लिखा कि स्टेबल और मेजर माइनर, कुछ नहीं लिखा। अब ये कह रहे हैं 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन, तो इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है।
बेटा एक का ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो पहले बी आर लगेगा फिर एच लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जी सर, हाइड्रोजन कहाँ लगेगा ना फिर। भाई एक जगह हाइड्रोजन लगेगा एक तरफ सी लगेगा, तो दोबारा कैसे लगेगा? अगर आपको इतना शौक हो रहा है तो आप ClBr ले लें रिएजेंट, दो हेलोजन का ले लें तो सही लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। टू ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन, ये रहा। सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया वो थर्ड वाला क्यों नहीं हो सकता प्रोडक्ट। आप बताइए इससे कैसे बनाएंगे आप पहले HCl लगाएंगे, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। अब जब डबल बॉन्ड खत्म हो गया तो HCl के बाद HBr कैसे रिएक्ट करेगा? अच्छा सही है, ठीक है आगे। है ना बेटा, एक वक्त में एक ही चीज होगी ना। अच्छा अब ये देखें बेटा, ये टू ब्रोमो है, टू ब्रोमो टू ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन। अब डेफिनेटली मिथाइल यही हो सकता है बेटा, और तो कहीं नहीं हो सकता मिथाइल, वो तो फिर ब्यूटेन बन जाएगा। इज हीटेड विथ NaOH। बताइए ये NaOH एक्वियस है या इथेनॉल के साथ है? इथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल के साथ है तो अल्कोहल तो नहीं देगा, ये अल्कीन देगा। जी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बन जाएगा। बोले बेटा यही बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर यही बनेगा। अच्छा जी, अब बताइए इसका नाम क्या होगा? क्या ये मिथाइल प्रोपीन ही है? जी। इस रिएक्शन का नाम सर ए एलिमिनेशन। आंसर होगा इसका। बिल्कुल, आप देखें इन दोनों में से कौन सा आंसर सही हो रहा है इस पे? ए। ए सही हो रहा है। ऑर्गेनिक में आप देखें, मैं ऑर्गेनिक में बेस्ट मेथड ये है कि उसके MCQ को सॉल्व करें। अच्छा जी, अब अगला है 30। विच रिएजेंट रिएक्ट विद इथेनॉल? बताइए सोडियम जो है वो OH का दुश्मन है, करेक्ट है बेटा। फास्फोरस क्लोरीन भी OH का दुश्मन है। जी। आपको याद है ना, मैंने कहा था सोडियम जो है OH का बॉन्ड तोड़ता है, एच और की ये जगह आ दो, जाता है। और ये दोनों क्या करेंगे? कार्बन और OH का बॉन्ड तोड़ेंगे। ये देखें, ये रहा इथेनॉल। जब आप इसके साथ सोडियम रिएक्ट करेंगे, SOCl2 रिएक्ट करेंगे और PCl5 रिएक्ट करेंगे, इसके साथ बनेगा ONA प्लस हाफ हाइड्रोजन। जी। इसके साथ रिएक्ट करेंगे या क्लोरीन लग जाएगा। और क्या बनेगा बेटा? SO। 2 और HCl। नंबर 3 क्लोरीन लग जाएगा, POCl3, POCl3 फोकल 3 बनेगा और और HCl। HCl। तो भाई ये तो ए आंसर सही लग रहा है। बोलो बेटा यही बात है कि नहीं है? जी। जी सर। सर 1 मिनट ऊपर करें, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं ये पूरा पेपर भेज दूंगा बेटा। हो गया हो गया। 3 alkenes are listed: hex1ene, cis, hex2ene, trans, hex3ene. Which alkene can be formed by the dehydration of hexane 2ol? तो बेटा बना के देख लेते हैं। क्या आ गया? हेक्सेन 2ol। तो डिहाइड्रेशन करेंगे। ये देखें, ये पहली अल्कीन बना रहे हैं हम, इसका OH इसका H, ये दोनों गए और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, बन गया हेक्स 1ene।
जी अब आइए दूसरा करते हैं। ये देखिए, इसका OH, इसका H, ये दोनों गए और बन गया ये। जी इसका मतलब है ये तो मैंने बना दिया ट्रांस, ठीक है। अगर आपने बनाना है सिस, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाएं, यूं बना दिए, सिस बन गया। तो इसका मतलब है 2 भी सही है। तीसरा नहीं होगा। तीसरा नहीं होगा। अबे 3 पे तो जा ही नहीं सकता, क्या जहालत वाली बात कही। 3 पे क्यों चले आएगा भाई, डबल बॉन्ड क्यों शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 2 सही है भाई, ये क्या कर रही है। चलिए 32, विच कंपाउंड वुड गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ अल्कलाइन। भाई पहले आपने देखना है मिथाइल कीटोन, बताइए क्या इसके साथ मिथाइल नहीं है। इसके साथ भी मिथाइल कीटोन, ये रहा मिथाइल कीटोन, ये है, इसके साथ भी है, तो ये आयोडोफॉर्म दे रहे हैं। सर फेलिंग्स भी होना चाहिए ना। अब ये मैंने खाली आयोडोफॉर्म चेक किया। अब फेलिंग का मतलब है एल्डिहाइड, फेलिंग का मतलब है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। जी और बेटा ये बाकी कीटोन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी सही होना चाहिए। सर बोलो बेटा। सर एक ये बता दें कि जो आयोडोफॉर्म होता है ये कीटोन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। मिथाइल कीटोन के साथ, मिथाइल कीटोन, यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट पे CH3 होना चाहिए। सही। और बेटे फेलिंग दोनों के साथ या सिर्फ एल्डिहाइड? फेलिंग सिर्फ एल्डिहाइड के साथ। ओके सही सर। अच्छा, अब ये कह रहा है कंपाउंड वाई इज treated with a mild oxidizing agent, one of the product of the reaction reacts with hydrogen cyanide forming 2 hydroxybutyrate, what is the compound Y। ओ भाई, ओ भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको समझ नहीं आ रहा, जल्दी से करना होगा, घड़ी में देख रहे हैं टाइम बहुत कम है। ठीक है, कंपाउंड वाई इज treated with a mild oxidizing agent, एक काम करते हैं इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये 4 कार्बन हो गए, 2 पे OH लगेगा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल, साइनाइड कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। बोलो बेटा ऐसा ही है। जी सर। जी अच्छा बताओ, साइनाइड एक कार्बन बढ़ा देता है या कि कम करता है। बढ़ा देता है। तो इसके रिएक्टेंट में 3 कार्बन होने चाहिए। जी जी तो सर। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन, ये 2 गलत हो गए, ये 2 सही हो गए, डी होगा। डी होगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, अब आराम से कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीजन वन ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्शन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा 2 पे OH लगाना होना चाहिए, तो डी होना चाहिए, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी है, इसलिए ये डी आंसर होना चाहिए। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। ये प्रोपेनॉल है, प्रोपेन टू ओल, इसमें इसके आपने ऑक्सीडेशन कर दी है K2Cr2O7 डाल के, ये कीटोन बन गया है, हो कीटोन बन गया है। फिर आपने इसके अंदर साइनाइड डाल दिया। बेटा मेरी बात गौर से सुनिएगा, इस पे एक O लग गया, OH, इस पर लगना चाहिए साइनाइड। बोलो बेटा बात समझ आ रही है।
जी नहीं सर, ये वाला समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया, बोलो। सर जब वो ऊपर क्वेश्चन में 2 हाइड्रोब्यूटेन नाइट्राइल कह रहा है तो हमने प्रोपेन 2 ऑल क्यों सेलेक्ट किया है? बताओ, साइनाइड तो एक कार्बन बढ़ा देता है ना, तो तो इसका मतलब ये हुआ जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसमें 3 कार्बन होंगे। सर मतलब आप ये कह रहे हैं साइनाइड एक कार्बन बढ़ा देता है, कम कर देता है? साइनाइड एक कार्बन बढ़ा देता है, सही तो है, तो स्टार्टिंग ये इसका मतलब होगा हम्म, जब तुमने स्टार्ट किया होगा उसमें 3 कार्बन होंगे। अच्छा सही है, सही है, समझ गया। साइनाइड सही। में सी होता है, वो किसी चीज के साथ लगता है तो और सी बढ़ जाता है। हाँ, एक और सी लगे, साइनाइड का सी, तो कार्बन बढ़ जाते हैं। तो बेटा ये जो उसने लिखा है ना 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल, वो ये होगा। हालांकि इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल नहीं होना चाहिए। जरा गूगल करके देख लेना, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल यही है। लगेगा तो यही। अब क्वेश्चन को अब चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई आपने गलत दिया है। बेटा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल चेक चेक करेंगे, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर जी सर 34। यही है। यही आ रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है 4 कार्बन से हमने 3 कार्बन लेगा, इसलिए ठीक है। अच्छा, एन एस्टर ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज हीटेड विद एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, एक बनेगा OCH3, इधर लगेगा ONA सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इधर लगेगा H। तो एक मिथेनॉल इथेनोइक एसिड, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, मिथेनॉल, सी आंसर सही है बेटा। अगर किसी को भी कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछ ले बेटा। ये आपने एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दी, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब 35 है, स्टूडेंट सजेस्ट 2 यूजेस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा ऊपर 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 क्या हुआ है, नीचे क्या हुआ है, वो दोनों जगह रिडक्शन ही हुई है बेटा, दोनों जगह रिडक्शन ही हुई है। जरा चेक कर लेंगे पूछ क्या रहे, विच रिएक्शन वुड गिव द प्रोडक्ट शोन। आई स्टूडेंट सजेस्ट 2 यूजेस ऑफ लिथियम। बेटा इसने खाली खाली एक सजेस्ट किया है। बताइए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या अल्कीन को रिड्यूस कर सकता है? नहीं सर। सर चेक करिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कराया था, बताएं क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर सकता है या हाइड्रोजन निकल करता है? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकल करता है, तो रिएक्शन 1 गलत हो गया, कार्बोक्सिलिक दूसरा एसिड वाला का इसका सही है। गलत हो जाएगा, तो रिएक्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको लेटेस्ट कराया था सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जी PDF डाला हुआ है। भाई ये देखिए, ये अब आपको 36 से ये एडिशन पॉलीमर है, इसका आपने पॉलीमर का नाम बताना है। सर आंसर सी या डी में से? ठीक है, देखो पोली तो सब में ही आएगा, ठीक है, पोली तो सब में ही आएगा, पोली तो सब में ही आएगा। अच्छा जी, अब एक यहां से उठाओ, और एक यहां से उठा लो हाइड्रोजन का, और बीटा डॉट बॉन्ड बना दो। इसका नाम क्या नजर आ रहा है बेटा?
वन सर टू 1,2 डाइक्लोरोइथेन, वन इथीन टू होगा ना? इथीन होगा, 1,2 डाई क्लोरो इथीन। सर लेकिन अगर पॉलीमर का पूछा है तो हमने जो मोनोमर का बताया ना, तो पॉलीमर के हिसाब से इथेन लिखेंगे या फिर हम उसको मोनोमर्स का लिखेंगे? बेटा आपको याद है ना पीवीसी, पीवीसी का क्या मतलब होता है बेटा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल। जी सर। ठीक है। अच्छा कोई पॉलीमर का नाम बताएं आप, अल्कीन का बताएं बेटा। सर क्लोरोफ्लोरो नहीं, वो तो नहीं होता ना? देखिए मेरी बात सुने, आपने पोली लिख के ना अल्कीन का ही नाम लिखना होता है। होता अल्कीन है और होता अल्केन है, नाम उसका अल्कीन होता है, लिखते होता अल्केन है। याद है ना मैंने आपको ये बात कहा था। ठीक है सर। तो इथीन पढ़ेंगे, पोली सर सर। इथेन गलत हो जाएगा, इथीन सही हो जाएगा। प्रोपेन तो है ही नहीं, प्रोपीन तो है ही नहीं। इस हिसाब से बी आंसर सही है। 37 बेटा 37 कह रहा है ये 0.2 मोल ऑफ पी रिएक्ट टू फॉर्म 7.83 ग्राम प्राइमरी अमाइन। द परसेंटेज यील्ड ऑफ क्यू इज 45%। विच रॉ इज करेक्ट? अच्छा जी आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। कैसे करें इसको, कैसे करें, कैसे करें? आपसे ये कह रहा है पी, अच्छा मोल दिया हुआ है, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है क्यू। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ क्यू इज, अच्छा क्यू बन रहा है, अमाइन बन रहा है, जी। अमाइन बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है अमाइन। रिएजेंट एंड कंडीशन। अच्छा जी अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। बेटा केसीएन डालने से क्या अमाइन बनता है? नहीं। फिर नाइट्राइल होगा वो तो। नाइट्राइल बनता है। इसका मतलब है डेफिनेटली सी और डी में से कोई एक आंसर है। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है? जी। जी सर। जी सर। अच्छा अब तुम एक काम करो, द परसेंट यील्ड निकाल रहा है, ए आर दे रहा है, प्राइमरी अमाइन दे रहा है, अमोनिया इथेनॉल हीट अंडर अमोनिया। अच्छा जी तुम्हें कह रहा है पी का, इसका मोल भी दे रहा है, परसेंटेज यील्ड भी दे रहा है, तो तुम एमआर निकाल पहले लोगे। ठीक है, पी का मास निकालें। नहीं पी का एमआर निकाल लोगे ना, क्या कहते हो जी। भाई? तुम्हारे पास मोल है, इसकी परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है बेटा, ऐसे ही है ना? सर बोले बेटा, बेटा बोले, बेटा बोले। सर हम क्यू का जो है ना, वो इक्वेशन बना के हम क्यू का जो है ना वो थ्योरेटिकल मास निकाल लें क्या पहले? परसेंटेज यील्ड गिवन है ना, तो जो सी और डी है उसकी इक्वेशन बना के हम निकाल सकते हैं। हम्म, सर या फिर क्यू का मास ओवर पी का मास मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर सकते? अच्छा पहले आप मुझे बताइए इसके मोल कितने दिए हुए हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा, ये पी है, इस पी से क्यू बन रहा है, इसके कितने मोल दिए हुए? 0.2 मोल दिए हुए हैं। जी। अच्छा इसके 0.2 मोल दिए हुए हैं और इसकी 45% यील्ड है, यानी अगर ये 100 है तो ये 45 बन रहा है ना, ऐसे ही है ना? तो 0.2 कितने मोल बनाएगा, निकालना जरा बेटा। बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है? सर 0.09। 0.09। 0.09 मोल आ रहा है। ठीक है, अच्छा मोल आ गया, ग्राम दिया हुआ है उसने, तो तुम एम आर निकाल लो। एम आर इज इक्वल टू ग्राम ओवर मोल। तुम्हें ग्राम दिया हुआ है 7.83, 0.09, देखो अब कितना आ रहा है? 87। 87।
अब इसका इन दो ही का ही है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है, तो C5 है, H9 है, Cl है, ये C5 है, H11Cl है। निकालिए MR। पहले वाले का तो 104.5 है। ठीक है, तो दूसरे वाले का 106.5। आई ये तो दोनों ही नहीं आ रहे। ये क्योंकि ये तो सर पी के एमआर है ना, हमने क्यू अच्छा। का एमआर निकाला था। हाय मेरा बच्चा, ये तो पी का है, सवाल को तो गौर से पढ़ना चाहिए। ये तो MR हमने क्यू का निकाल लिया, हमें तो पी का निकालना था, हमें तो उल्टा करना था। तो अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो सारा काम दोबारा करना पड़ेगा नहीं? जी। सारा काम दोबारा पढ़ना करना पड़ेगा। तो यार कितना अफसोस होता है मिटाने का। तो एक काम करते हैं यार, सी का आंसर ले लेते हैं, सी सही है। लेट्स सपोज सी सही है। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। मैंने अब जल्दबाजी में कर रहा हूँ, ये सी सही है, दो ही ऑप्शन है ना। सी सही है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा है मैंने, मेरे पास बनेगा, ठीक है, इसके साथ लग जाएगा NH2। इसका MR निकालो बेटा। इसका MR निकालो बेटा, क्या आएगा? फिर इसका रिएक्शन कराओगे, इस पर आ जाएगा NH2। इसका MR निकालो बेटा। आखिरी ट्राई कर रहे हैं ताकि वक्त बच जाए हमारा। ऊपर वाले का 84 आ रहा है। ऊपर वाले का 84 आ रहा है, अल्लाह पाक नीचे वाले का 88 आ जाए, 87 आ जाए। करें बेटे, हमारा टाइम बच जाएगा। नीचे वाले का 87 आ रहा है। 87 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर डी आ गया। देखा आपने, कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम लेते हैं। सर इसमें हमने क्या, पहले हमने पी का क्यू का एमआर निकाल लिया, फिर हमने नीचे वाले का एमआर निकाल के इक्विवेलेंट कर लिया। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले क्यू के मोल निकालिए, प्रोडक्ट के मोल। जी। प्रोडक्ट के मोल निकाले में प्रोडक्ट का MR निकाल लिया। अबे जब MR प्रोडक्ट का निकाल लिया तो प्रोडक्ट का निकालो ना। मैं ये समझा था पी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ पी प्रोडक्ट, ये तो पी दिया हुआ है। सही है। फिर अच्छा मैंने इसका हाँ। प्रोडक्ट बना के MR निकाल के फैसला कर लिया। जी ठीक है। इसके अलावा जो भी तरीका करोगे बहुत लंबा होगा, यही शॉर्ट है। चलो 38 ब्रोमीन रिएक्ट विद इथीन इन द डार्क। ठीक है, ये रहा इथीन, इसमें ब्रोमीन डाला है, तो भाई यही बनेगा, और क्या बनेगा? इट इज विद ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। बताइए इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? उस पे सर पॉजिटिव ना? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा, जब भी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? डी। डी। बी। बी? बी कह रहे हैं? बी? बी तो डी हो नहीं डी सकता। नहीं, डी 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 डी। फॉर डॉग। डी फॉर डॉक्टर भी होता है मेरे भाई, डी फॉर डेंटिस्ट भी होता है। अच्छा जी, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है, नेगेटिव होता नहीं है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर, उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। जी।
न्यूक्लियोफाइल आता है एसएन में, अल्केन में, ठीक है। चलिए 39, व्हेन 1 ब्रोमोप्रोपेन, when 1 bromopropane is treated in succession with 2 reagent X and Y, it produces propanoic acid. अच्छा बताइए, पहले फैसला करते NaOH डालेंगे एक्वियस तो क्या होगा? जो अल्कोहल बनेगा ब्रोमीन हट जाएगा अच्छा OH बताइए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे इसमें? जो सेम रहेंगे। तो इसका मतलब है KCN तो नहीं हो सकता, सर ए होगा। A और B हो सकता है, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे ही आपने NaOH डाला, ये आ गया OH, ठीक है। फिर ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्रोपोनिक एसिड। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो भाई डेफिनेटली सी बात है प्रोपेनोइक एसिड बन गया, तो ए ही होगा। हमने 7:30 पे स्टार्ट किया, कितना गया था? 7:30। 7:30 पे क्या था, 2 घंटे होने वाले। हाँ बेटा क्या करें, अब ये एक्सप्लेनेशन भी तो है। लास्ट क्वेश्चन है IR का, देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो बेटा, ये है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैज द कॉम्पोजिशन शोन, ये लिखा हुआ है कार्बन, ये लिखा है हाइड्रोजन, और ये लिखा है ऑक्सीजन। स्पेक्ट्रम इज शोन। बताइए एक्स का दिया हुआ है, बताइए इसमें OH की पीक है, खट्टे वाली पीक है? नहीं नहीं, खट्टे वाली पीक नहीं है, खट्टे वाली पीक तो नहीं है। अब ये CH की पीक है, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की पीक है। इस लिहाज से ये आपको एस्टर कह रहे हैं, एस्टर। अब आप इसका MR निकालेंगे, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। आपको इथाइल इथेनोएट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये रहा C2H5, ठीक है। कोशिश करें कि कंडेंस ना लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड O, अब लिखते हैं C2H5। इथाइल इथेनोएट, कितने कार्बन है? 3-4 कार्बन है, 5-6-7-8 हाइड्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन। और 2 ऑक्सीजन है। मिथाइल मिथेनोएट, ये आ गया मिथेनोएट, ये हो गया मिथाइल मिथेनोएट। इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। अगर तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे, C2H4 C2H4O आ रहा है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आ रहा है? CH2O। निकालो ना एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर भाई, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 54.54, ये 9.09, ये 36.37, 12, 1, 16। बोलो कितना आ रहा है बेटा? 4 बेटा पहले वाले का आंसर बताइएगा क्या आ रहा है? 4.5। 4.5, 9.09, ये बताइएगा। इसका आ रहा है 2.27। 2.27, ये स्मॉलेस्ट है। 4.5, नहीं 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 नहीं, 2.27। 2.27 भाई, 2.27, 2.27, 2.27। बोलो बेटा ये कितना आ जाएगा? सर 2 आ जाएगा शायद। पहले वाले का 2 आ गया, दूसरे का 4 है, दूसरे का 4 है, लास्ट वाले का 1 है। तो C2H4O आ रहा है, तो C होगा। तो बेटा C इसका आंसर आ गया। चलो बेटा कल भी हम करेंगे इंशाल्लाह, एक ईयर करेंगे। तो जो आपको करवा, या तो मैं ईयर करवाऊंगा, या फिर आपको जो है जो प्रॉब्लम है वो पूछेंगे कल, ठीक है। ओके सर। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज बेटा।